तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले वर्षों में हुए परिवर्तन। The economic environment of business in India has been changing at a fast rate, mainly due to the changes in the economic policy of the government. भारत में व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण में तीव्र गति से परिवर्तन मुख्यतः सरकार की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन से आ रहा है। At the time of independence, the Indian economy was basically agrarian with a weak industrial base. स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान तथा उसका औद्योगिक आधार काफी कमजोर था। To speed up the industrial growth and solve various economic problems, the government took several steps like state ownership on certain categories of industries, economic planning, reduced role of private sector, etc. औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने एवं विभिन्न आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए, जैसे कि कुछ वर्गों के उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, निजी क्षेत्र की भूमिका में कमी आदि। The government adopted several control measures on the functioning of private sector enterprises. सरकार ने निजी उद्योगों के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए कई उपाय किए। All these efforts resulted a mixed response. इन सभी कदमों की मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। There was growth in net national product, per capita income and development of capital goods sector and infrastructure. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय एवं पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में एवं आधारभूत ढांचे के विकास में वृद्धि हुई। But rate of industrial growth was slow. Inflation increased and government faced a serious foreign exchange crisis during 80s. लेकिन औद्योगिक विकास की दर धीमी थी, मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई तथा सरकार को 80 के दशक में विदेशी मुद्रा की कमी का सामना करना पड़ा। As a result, the government of India introduced a radical change in economic policy in 1991. परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने सन 1991 में आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन किया। This policy abolished industrial licensing in most of the cases, allowed private participation in most industries. Disinvestment was carried out in many public sector industrial enterprises and opened up the economic considerably. नीति के अनुसार अधिकांश मामलों में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अधिकांश उद्योग धंधों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की छूट दे दी गई। बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक उद्यमों में विनिवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तथा बड़ी सीमा तक अर्थव्यवस्था में खुलापन लाया गया। Foreign Investment Promotion Board was set up to channelize foreign capital investment in India. भारत में विदेशी पूंजी को लाने के उद्देश्य से विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड की स्थापना की गई। Let us discuss the developments under three heads, viz. Liberalization, privatization and globalization. अब हम इन परिवर्तनों को तीन शीर्षकों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। वे हैं उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। सबसे पहला लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारीकरण कहते हैं।
Liberalization refers to the process of eliminating unnecessary controls and restrictions on the smooth functioning of business enterprises. उदारीकरण से अभिप्राय व्यावसायिक उद्यमों के सुगम संचालन पर लगे अनावश्यक नियंत्रण एवं रुकावटों को समाप्त करने की प्रक्रिया है. इट इंक्लूड्स, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है: abolishing industrial licensing requirement in most of the industries. अधिकांश उद्योग धंधों में औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना. Freedom in deciding the scale of business activities. व्यावसायिक क्रियाओं के स्तर के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता. Freedom in fixing price of goods and services. वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता. Simplifying the procedure of imports and exports. आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाना. Reduction in tax rates. कर की दरों में कमी. Simplified policies to attract foreign capital and technology to India. भारत में विदेशी पूंजी एवं तकनीक को आकर्षित करने के लिए सरल नीतियां. Through this liberalization process, Indian economy has opened up and started interacting with the world in a big way. इस उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया तथा अब इसका बड़े पैमाने पर विश्व के साथ आदान प्रदान प्रारंभ हो गया. This has resulted in easy entry of foreign business organization in India. इसके कारण विदेशी व्यावसायिक संगठनों का भारत में प्रवेश सरल हो गया. This has further resulted in stiff competition and efficiency. इससे प्रतियोगिता एवं कार्यकुशलता में और अधिक वृद्धि हो गई. Ultimately, liberalization has helped us in achieving a high growth rate, easy availability of goods at competitive rates, a healthy and flourishing stock market, high foreign exchange reserve, low inflation rate, strong rupee, good industrial relation, etc. वस्तुतः उदारीकरण से अर्थव्यवस्था में ऊंची विकास की दर, वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्धता, मजबूत स्टॉक बाजार, बड़ी मात्रा में विदेशी विनिमय भंडार, नीची मुद्रास्फीति की दर, रुपए में मजबूती, अच्छे औद्योगिक संबंध आदि के रूप में परिवर्तन आए. नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निजीकरण. ये जो लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में अगर आप लाइन से सारा हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो आप आगे भी पढ़ चुके हैं. और फिर से मैं इसको कुछ नए पॉइंट्स के साथ और कुछ रिपीटेशंस के साथ समझा रहा हूँ ताकि ये आपके लिए आसान हो जाए और आपको याद हो जाए. Privatization refers to reducing the role of public sector by involving the private sector in most activities. निजीकरण से अभिप्राय अधिकांश क्रियाओं में निजी क्षेत्र को सम्मिलित कर सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना है. Due to the policy reforms announced in 1991, the expansion of public sector has literally come to a halt and the private sector registered fast growth in the post-liberalized period. सन 1991 में नीतियों में सुधार की घोषणा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार लगभग थम चुका है तथा उदारीकरण के बाद के समय से निजी क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है. The issues of privatization includes, निजीकरण में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं. 1. Reduction in the number of industries reserved for the public sector from 17 to 8, reduced further to 3 later on, and the introduction of selective competition in the reserved area. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग धंधों की संख्या को 17 से घटाकर 8 करना, जिसे बाद में और घटाकर 3 कर दिया गया तथा आरक्षित क्षेत्र में भी चुनिंदा प्रतियोगिता को प्रारंभ करना. अब देखिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर
का मतलब हुआ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो बिजनेस जो चीज़ें सरकार द्वारा चलाई जाती हैं वह सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं। सार्वजनिक मतलब वो सरकारी है। Disinvestment of shares of selected public sector industrial enterprises in order to raise resources and to encourage wider participation of general public and workers in the ownership of business. संसाधन जुटाने तथा व्यवसाय के स्वामित्व में जनसाधारण और कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संगठनों में अंशों का विनिवेश करना। विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस थ्रू an MOU system by which managements are to be granted greater autonomy but held accountable for specified results. समझौता पत्र प्रणाली MOU द्वारा प्रबंध को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करके उन्हें कुछ विशिष्ट परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहरा कर इनके निष्पादन में सुधार लाना। In India, as a result of these steps, the post-liberalization phase has witnessed a massive expansion in the private sector business in India. You can have an idea of their expansion from the fact that the total capital employed in top 500 private sector companies rose from 1,39,806 crores in 1992 to 93 to 2,34,751 crore rupees in 1994-95, an expansion of 68% in just 2 years. उपर्युक्त उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप भारत में उदारीकरण के पश्चात व्यवसाय के निजी क्षेत्र में भारी विस्तार हुआ। वो विस्तार आप यहाँ देख सकते हैं। 1992-93 में 1,39,806 करोड़ निवेश था 500 कंपनियों में, टॉप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, और यही 1994-95 में 2,34,751 करोड़ रुपए हो गया। अब चलिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखते हैं, जिसको वैश्वीकरण कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। This implies free flow of goods and services, capital, technology and labor across national boundaries. इसका अर्थ है राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी, तकनीकी एवं श्रम का प्रभाव। To achieve these objectives of globalization, the government has adopted various measures such as reduction in custom duties, removal of quantitative restrictions or quotas on exports, imports, facilitating foreign investments and encouragement of foreign technology. These measures are expected to achieve a higher rate of growth, enlargement of employment potential, and reduction of regional disparities. इसका अर्थ है राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी, तकनीकी एवं श्रम का प्रभाव। वैश्वीकरण के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अनेकों कदम उठाए, जैसे कि सीमा शुल्क में कमी, निर्यात एवं आयात पर से मात्रा संबंधी एवं कोटा प्रतिबंध को हटा देना, विदेशी निवेश को सुगम बनाने तथा विदेशी तकनीक को प्रोत्साहित करने। इन उपायों से उच्च विकास दर, रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, जिसको हिंदी में व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। Impact of government policy changes on business
and industry with special reference to liberalization, privatization and globalization. व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में. Now in this case we are studying the business environment in regards to liberalization, privatization and globalization. So let's read out and understand the points given below. Number one, rapidly changing technological environment. तकनीकी वातावरण में तीव्र परिवर्तन. After the introduction of new economic policy, the companies were forced to adopt the world-class technology. The reason is increase in competition. नवीन औद्योगिक नीति के लागू होने के बाद विश्व तकनीक को लागू करने के लिए कंपनियों पर दबाव बनाया गया, क्योंकि अब विदेशी कंपनियां हमारे देश में आके काम करने लगे, तो आपको अपना जो प्रोडक्शन या व्यवसाय करने का जो भी तरीका था उसको इंक्रीज करना पड़ा. अगर आप नए टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा कि जो कंपटीशन है उसमें आप काफी पीछे रह जाएंगे. मोर डिमांडिंग कंज्यूमर, अधिक मांग वाले उपभोक्ता. Prior to government policy changes, consumers purchase goods and services without much inquiry. But nowadays, products are produced considering the demands of the customers. Customers have started buying goods, quality goods and services. सरकारी नीतियों में परिवर्तन से पहले उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं को बिना अधिक पूछताछ के खरीद लिया करते थे, किंतु वर्तमान दिनों में उपभोक्ता की मांग के अनुसार उत्पादन किया जाता है. उपभोक्ताओं ने अब अच्छी किस्म की वस्तुओं और सेवाओं को लेना प्रारंभ कर दिया है. इंक्रीजिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि. Today, Indian companies have to face competition not only from the internal market but also from the MNCs, multinational companies. If the companies could not face the competition, they have to leave the market. आज भारतीय कंपनियों को केवल आंतरिक बाजार की प्रतिस्पर्धा का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है. यदि कंपनियां प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकती तो वे बाजार से बाहर हो जाएंगी. प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन. कहने का सिंपल मतलब है, अगर आप कंपटीशन के हिसाब से नहीं चल सकते तो आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा, व्यवसाय बंद करना पड़ेगा. नेसेसिटी फॉर चेंज, परिवर्तन आवश्यक. बिफोर द गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, द बिजनेसेस वर मोर स्टेबल. Policies once laid down were used to continue for a long time. But these days, business environment is undergoing rapid changes, so business enterprise have to modify their policies from time to time. सरकारी नीतियों में परिवर्तन से पहले व्यापार अधिक स्थिर थे. जो नीतियां बनाई जाती थीं, वह अधिक समय तक चलती थीं. आजकल समय समय पर व्यावसायिक उपक्रम अपनी नीतियों में परिवर्तन करते रहते हैं. नेसेसिटी फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन के विकास के लिए आवश्यकता. Prior to government policy changes, Indian companies were managed by inadequately trained personnel. New market situations demanded highly skilled and competent human resources. Hence, Indian companies started training and developing their human skills. सरकारी नीतियों में परिवर्तन से पहले कंपनियां अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों से कार्य पूरा कराती थीं. नवीन बाजार परिस्थितियों ने प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता पर बल दिया. अतः भारतीय कंपनियों ने कुशल मानव विकास पर बल दिया.